क्या है हमारा एवोगैड्रो लॉ। एवोगैड्रो लॉ क्या कहता है? एवोगैड्रो लॉ कहता है कि अगर आपके पास एक से ज्यादा गैसेस हैं हम्म। या तीन ना, और सबकी हम्म। फिजिकल कंडीशन सेम है, यानी सबका प्रेशर, वॉल्यूम सेम। और टेम्परेचर सेम है। टेम्परेचर सेम। मान लेते हैं दो गैसेस है, गैस वन एक हम्म। गैस टू, ऐसे ही और भी गैस है थ्री, और उन सबकी फिजिकल कंडीशन सेम है। ठीक है। हम्म। तो अगर फिजिकल कंडीशन सेम है तो केस में कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होंगे, सेम होगा। कितने मॉलिक्यूल्स वो सेम होगा। जैसे इसमें N1 है, इसमें N2 है, हम्म। N3 है, तो ये नंबर्स जो है सब में क्या होंगे, बराबर होंगे, यानी N1 इक्वल टू, ठीक है, इसको हम्म। एवोगैड्रो लॉ। अब देखो कैसे प्रूव कर सकते हैं, तो P इक्वल टू फॉर्मूला डिराइव किया था 1/3 M N बार का स्क्वायर। हम्म। अब अगर आप मान लेते हैं कि हर एक गैस में, जैसे मान हम्म। लेते हैं फर्स्ट गैस है तो यहाँ पे M1 मास आएगा, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल जो होंगे उनका मासेस भाई, ये गैस वन अलग है, ये गैस टू अलग है, और ये गैस थ्री अलग है, तो इस गैस के मॉलिक्यूल्स अलग होंगे। और अगर हम्म। इसके मॉलिक्यूल्स अलग है तो उनका मास अलग होगा। और जब मास हम्म। अलग होगा तो वेलोसिटी भी अलग होगी, तो इसकी मास मान लो M1 है, वेलोसिटी V1 है। हम्म। के लिए फॉर्मूला क्या होगा, P इक्वल टू 1/3। अब क्योंकि मास अलग है और वेलोसिटी अलग है, तो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी अलग अलग। M1 हम्म। N2 आर स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही पी वी इक्वल टू थर्ड के लिए हो जाएगा M3 N3 वी बार का स्क्वायर। अब देखो प्रेशर और वॉल्यूम तो मैंने पहले ही से सेम ले लिया है यहाँ पे। अब क्योंकि हम्म। टेम्परेचर भी तीनों का सेम है, और हम्म। जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस है वो क्या कहती है कि किसी भी गैस में जो पार्टिकल्स होते हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी होती नहीं है। और वो काइनेटिक हम्म। एनर्जी फंक्शन होती है टेम्परेचर का, यानी टेम्परेचर पे टेम्परेचर डिपेंड का। करती है। तो जो पहले हम्म। वाले की काइनेटिक एनर्जी होगी, पहली वाली गैस की, तो दूसरे वाली गैस हम्म। की काइनेटिक एनर्जी, तीसरी वाली गैस की काइनेटिक एनर्जी, तो तीनों हम्म। बराबर होना चाहिए। क्यों? कि टेम्परेचर सबका क्या है, सेम है। सेम। यानी कि M1 बार स्क्वायर इक्वल टू होना चाहिए M2 बार स्क्वायर प्लस M3 V3 बार स्क्वायर। यहाँ पे जो कांस्टेंट 1/2 है उसको हटा दिया। अगर ये चीज हम्म। बराबर होना चाहिए तो फिर एक ही रिजल्ट बचता है कि पीवी भी हर तरफ बराबर है, 1/3 तो हम्म। कांस्टेंट है, M1 V1 हम्म। बार स्क्वायर बराबर, M3 बार स्क्वायर बराबर, M3V3 बार स्क्वायर बराबर, तो रिजल्ट आएगा कि N1 इक्वल टू N2 इक्वल टू N3। इस हम्म। तरीके से काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस से एवोगैड्रो लॉ प्रूव है। बाकी एवोगैड्रो लॉ से एक और चीज याद रखनी है, एवोगैड्रो नंबर। हम्म। एवोगैड्रो नंबर क्या कहता है? एवोगैड्रो नंबर है कि अगर आप 1 मोल ऑफ गैस लेते, हम्म। 1 मोल ऑफ, मतलब 1 मोल ऑफ गैस लो या 1 मोल ऑफ एंटिटी लो, कोई भी हम्म। किसी भी चीज की 1 मोल एंटिटी ले, ठीक है? हम्म। तो 1 मोल एंटिटी जो होगी वो, उसमें कितने पार्टिकल्स होंगे, उसमें पार्टिकल होंगे 6.023 इंटू 10 की पावर 23। इतनी एंटिटीज होंगी उसमें। जैसे अगर हमने 1 मोल गैस ली, मान लो ऑक्सीजन गैस, तो उसमें इतने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। अगर हमने 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स लिए, तो इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इतना नंबर, ठीक है ना। इसी को हम एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं। एन से डिनोट करते हैं कुछ लोग, या कुछ लोग एन के नीचे ए लिखते हैं, एन ए से डिनोट, ठीक है। ठीक। तो हम्म। 1 मोल क्या है, एक अमाउंट है, उसमें इतने एंटिटीज होनी चाहिए। अच्छा, अब इस 1 मोल से रिलेटेड एक और चीज है, मोलर मास। हम्म। हम लोग केमिस्ट्री नहीं पढ़ते हैं ना, तो उसमें थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, क्लियर कर लेते हैं। मोलर मास क्या है? देखो जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, है ना। हम्म। जैसे मतलब केवल ऑक्सीजन का, O2 की बात नहीं कर रहे, केवल ऑक्सीजन की बात। हम्म। केवल हम्म। ऑक्सीजन को देखें तो यहाँ पे 8O16 होता है, ठीक है। हम्म। तो अगर हमसे कोई कहे कि ऑक्सीजन का मास कितना है, तो हम लोग जल्दी में 8 ग्राम बता देते हैं। नहीं, मास नंबर होता है ये। हाँ, ये मास नंबर, सॉरी, ये तो सॉरी, ये तो जेड है, एटॉमिक नंबर, ये मास नंबर ऊपर है, ठीक है। हम्म। ऊपर जो है मास नंबर 16 है। मास नंबर का मतलब हम्म। क्या है, जो ऊपर लिखा हुआ है कैपिटल ए, हम्म। एक्चुअल हम्म। में क्या है, 16, इसे हम कहते हैं मास नंबर। हम्म। मास नंबर का क्या मतलब होता है, मास नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ
प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन्स। ठीक है। लेकिन अगर हमें ऑक्सीजन के मास की जरूरत पड़े तो हम 16 ग्राम ही वर्ड यूज करते हैं। डेसिमल हम्म में कुछ होता है ऊपर नीचे, लेकिन वो नहीं यूज करते, 16 ग्राम डायरेक्ट यूज करते हैं, ठीक हम्म है। तो इसका क्या मतलब होता है? और हाँ, खासतौर से लिखा भी जाता है कि ये जो नंबर होता है उतना ही मास ले लेते हैं, तो ये मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन कहलाता हम्म है, या इसे लेकिन हम कहते हैं ग्राम मोलर मास, ग्राम मोलर, हाँ पीएमएम। इसे यहाँ पे बता देते हैं मिटा के। देखो, जैसे पीछे पहले हम लोग केमिस्ट्री में ऐसे क्वेश्चन करते थे, ये कहता था एमएम बताना है, एमएम मतलब ग्राम मॉलिक्यूलर, अगर हमें ग्राम मॉलिक्यूलर मास बताना है, जीएमएम बताना है H2O का, हम कहते थे टाइम्स वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। हाइड्रोजन का ग्राम मॉलिक्यूलर मास 1 होता है, तो प्लस हाँ ऑक्सीजन का ऑक्सीजन का 3, तो 16। 18 ग्राम हो जाता है। हाँ तो H2O का ग्राम मॉलिक्यूलर मास 18 ग्राम है। इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है? हम्म इसका मीनिंग क्या है कि क्या एक वाटर मॉलिक्यूल्स का मास इतना है? नहीं, तो फिर इसका क्या मतलब है, ये कौन सा मास है? एक मोल का हाँ, मास है। ये एक मोल का मास है। यहाँ पे ग्राम मॉलिक्यूलर मास का मतलब है जब हम मास ऑफ 1 H2O मोल मॉलिक्यूल लेंगे इनटू एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो जो आएगा उसका मास वो होगा। हमारा 18 ग्राम, ठीक है। तो ये एक ध्यान रखने वाली बात है कि जो पर मास नंबर होता है उसी में जब हम ग्राम लगा के मास लिखते हैं तो वो ग्राम मॉलिक्यूलर मास है ना। भाई एक्चुअली अमाउंट ऑफ सब्सटेंस से नापता है ना मोल। हाँ, ठीक है, हाँ सही कह रहे हो, ठीक है। ये होता है एवोगैड्रो नंबर और ग्राम मॉलिक्यूलर। अच्छा, हम्म इसीलिए देखो, जो फॉर्मूला हमने अभी पीछे निकाला, जैसे पीवी इक्वल टू 1/3 एम हम्म एन वी बार स्क्वायर निकाला, जो हम्म फॉर्मूला ये निकाला था इसमें एम क्या था? इसमें एम था मास ऑफ वन मॉलिक मॉलिक्यूल मोल। या वन एटम। यहाँ पे मास ऑफ वन एटम, एन नंबर ऑफ हाँ एटम्स है। अगर हाँ हमारे पास 1 मोल गैस होगी, हाँ बस 1 मोल गैस होगी, तो इसमें एन की जगह आ जाएगा एन ए, हम्म और एम इंटू एन ए जो है उसे हम कैपिटल एम कहते हैं। वही कैपिटल एम हमारा जी मोलर एम मास। एम हो जाएगा, ग्राम मोलिकुलर, ठीक है। तो यही फॉर्मूला बन जाएगा पीवी इक्वल टू 1/3 कैपिटल एम वी बार स्क्वायर। ये 1 मोल के लिए बन जाएगा। और फॉर म्यू मोल, अगर आपको म्यू मोल के लिए निकालना है हम्म तो ये बन जाएगा और म्यू मोल्स ऑफ गैस, बस म्यू मोल्स है गैस की, तो ये हम्म फॉर्मूला बन जाएगा पी वी म्यू एम वी बार, ठीक है। हम्म इस फॉर्मूले में और इस फॉर्मूले में अंतर याद रखो, ठीक है? आगे बढ़ते, एक और छोटी सी बात है, और वो छोटी सी बात ये है कि वैसे तो हमें फुल मोलर कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ना है या मोलर कॉन्सेप्ट को यूज नहीं करना है, लेकिन मान लो ऐसा प्रॉब्लम कभी फंस जाए। मान लेते हैं हमारे पास हाइड्रोजन है हम्म और ऑक्सीजन है, इन दोनों से मिलके हमें H2O बनता है। मान लेते हैं दो मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला के H2O बनता है, तो यहाँ पे 2H हाइड्रोजन होना चाहिए, मतलब हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल होने चाहिए, और ऑक्सीजन हम्म का एक, सब मिलके H2O बनता है। तो अगर हाइड्रोजन हमारे पास 2 मोल है, हम्म मान लेते हैं 2 मोल हमारे पास हाइड्रोजन है और हम्म 1 मोल हमारे पास ऑक्सीजन है, हम्म तो H2O कितने मोल बनेगा? 1 मोल। 1 मोल, ठीक है। तो हम्म इसमें क्या होता है, इसमें भी एक कंफ्यूजन रहता है, मतलब पहले हमें ही कंफ्यूजन रहता था, इसीलिए हम बता रहे कि हम्म हम जब इंटर में थे तो हमको लगता था ये 2 मोल और ये 1 मोल मिलके 3 मोल हो जाता, गैलेक्ट्री हाँ मुंह से निकलता है। लेकिन हो ऐसा रहा लेकिन है कि ये 3 लोग मिलके एक हाइड्रोजन बनाते हैं एक ना, हाँ एक चीज ऐसा बना रहा है। ना ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। तो हम्म ये पूरा एक माना जाएगा। तो और क्योंकि हम्म, मोल जो है वो नंबर ऑफ एटम्स बताता है, ठीक है, हाँ सॉरी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताता है। अब H2O एक, नंबर ऑफ एटम या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। नहीं नहीं, नंबर ऑफ एटम नहीं कहेंगे क्योंकि H2O में तो अभी भी 3 एटम्स है, नहीं ठीक है। ऑक्सीजन में बात कर रहे हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के केस में। हाँ, मतलब अब ये H2O एक मॉलिक्यूल बन गया क्योंकि ये वो मॉलिक्यूल तो को मॉलिक्यूल। एक यूनिट माना जाएगा, और इसीलिए ये हम्म 1 मोल है, ठीक हम्म है। ऐसा अगर कोई डाउट रहे तो उसको आगे बढ़ते ठीक।
ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन क्या कहता है? ये कहता है कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो फर्स्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/√ऑफ डेंसिटी। और ये प्रूव करना बहुत आसान है, क्योंकि देखो जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है आर कह देते हैं, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वेलोसिटी के, रूट मीन वेलोसिटी के। ठीक, तो प्रोपोर्शनल होगा रूट मीन वेलोसिटी के, यानी कि वो बार स्क्वायर के रूट पे प्रोपोर्शनल, क्योंकि देखो वी बार क्या था, बार का स्क्वायर जो था वो था मीन स्क्वायर वेलोसिटी। क्या था? मीन मीन स्क्वायर। स्क्वायर वेलोसिटी। क्योंकि वी बार स्क्वायर मीन स्क्वायर वेलोसिटी था, इसलिए इसका जो रूट होगा उसे रूट मीन। अब हमने जो फॉर्मूला निकाला था पी वी इक्वल टू 1/3 m वी बार स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम वी बार स्क्वायर की वैल्यू निकालें तो आएगी पी बाई 3 PV/mn, है ना। और इसमें भी हम चाहें तो V/mn, ये हो जाएगा हमारा 3 डेंसिटी 3p/ρ डेंसिटी। ये mn मास हो गया, और वॉल्यूम मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी होता, तो ये नीचे डेंसिटी का, यानी ये बन जाएगा 1/√ऑफ। और यही ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन भी इस फॉर्मूले से क्या हो रहा है। उसके बाद है लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ये लॉ क्या कहता है? ये लॉ कहता है, मान लेते हैं हमारे पास, मान लेते हैं हमारे पास एक ये कंटेनर है, और हमारे पास मान लेते हैं ए बी सी डी करके 4 गैसेस, ए है, बी है, सी है, डी, 4 गैसेस हैं। चारों नॉन रिएक्टिंग है। नॉन रिएक्टिंग का मतलब आपस में रिएक्ट नहीं करती। तो हम अगर इस कंटेनर में पहले सिर्फ ए गैस को डालें और किसी गैस को ना डालें, सिर्फ ए गैस को अलाउ करें इसके अंदर, और ये गैस इसमें जब केवल मतलब अकेले ये गैस भरी हुई है, और मान लेते हैं ये प्रेशर क्रिएट कर रही है पी है, फिर इस गैस को रिमूव कर दें, इस गैस को अंदर फिल करें और देखें कि ये अकेले कितना प्रेशर क्रिएट कर रही है, तो मान लेते हैं पी बी। फिर ऐसा ही इसके साथ करें, उन दोनों को इसको हटा के प्रेशर मान लेते हैं सी आता है, फिर इसको हटा के इसको भर दें, प्रेशर मान लेते हैं डी। यानी कि हमने क्या किया, एक टाइम पे एक गैस को कंटेनर में फिल किया, ठीक है, और उनका प्रेशर नोट किया। इन प्रेशर्स को हम पार्शियल प्रेशर, क्योंकि ये क्या कर रही थी, अकेले अकेले प्रेजेंट थी, पार्शियली प्रेजेंट, पूरी मतलब सारी गैसेस एक साथ नहीं प्रेजेंट। अब अगर हम इन सारी गैस के को एक साथ इसमें डाल दें, तो जो टोटल प्रेशर क्रिएट होगा तो इन सारे पार्शियल प्रेशर्स का सम होगा, ठीक है। यही है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ठीक है। लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या है कि ये गैसेस नॉन रिएक्टिंग होनी चाहिए, क्योंकि अगर मान लेते हैं ए और बी गैस रिएक्ट कर जाती है, अब मान लो एक हाइड्रोजन है एक ऑक्सीजन है, और वो दोनों रिएक्ट कर जाती हैं और रिएक्ट करके वाटर बना लेती है, तो वाटर हो जाएगा, उसका प्रेशर तो गैस के जितना होगा नहीं, या होगा ही नहीं, ना के बराबर होगा, ठीक है। तो फिर डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर काम नहीं, ठीक है। या कोई दो गैसेस मिलके कोई एक्सप्लोजिव गैस बना ले तो प्रेशर सडनली बढ़ जाएगा, ठीक है। ये जो है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर तभी काम करेगा जब दो या दो से ज़्यादा नॉन रिएक्टिंग गैसेस को हम एक साथ फिल करें। अब क्वेश्चन ये है कि अगर हमारे पास 5 नॉन रिएक्टिंग गैसेस हैं और उनको एक साथ भर दिया जाए, टोटल प्रेशर कितना क्रिएट होगा। कैलकुलेट करने का तरीका है कि आप क्या करो, एक टाइम पे एक गैस को रखो और उसका प्रेशर कैलकुलेट करो, जिसे पार्शियल प्रेशर कहेंगे, और फिर सारे प्रेशर्स को ऐड कर दो, ठीक है, स्केलर फॉर्म में। आगे बढ़, टॉपिक है डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्या होती है डिग्री ऑफ फ्रीडम? का मतलब है कि कोई भी बॉडी है, मान लो कोई भी बॉडी, ठीक है ना, वो बॉडी कितने नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेज से, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेज पे डिपेंड ना करने वाले तरीके, इंडिपेंडेंट वेज से ये अपनी एनर्जी किसी दूसरी बॉडी में ट्रांसफर कर, ठीक है ना, तो हम उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो द टोटल नंबर ऑफ independent ways in which a body or a particle can transfer or give its energy to another particle is called degree of freedom। का दूसरा एक और डेफिनेशन है कि किसी बॉडी के कंप्लीट मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए
हमें कितने हम्म, नंबर ऑफ डायमेंशन चाहिए होंगे, ठीक है, तो भी डिग्री ऑफ फ्रीडम ये कहते हैं नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायमेंशंस। डायमेंशन एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होंगे इन विच आर रिक्वायर्ड टू कॉन्फ़िगर या टू रिप्रेजेंट द कंप्लीट मोशन ऑफ ए बॉडी। द कंप्लीट मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायमेंशन चाहिए, उसी को हम क्या कहेंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब डिग्री हम्म, ऑफ फ्रीडम काउंट करते समय इस चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम से आगे बढ़ के आगे चल के हमें एक लॉ बनाना है, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। और लॉ जी। ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी ये कहता है कि हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए जो एनर्जी होती है वो इक्वल होती है। मतलब अगर किसी बॉडी में 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम है और हम्म, किसी बॉडी में टोटल एनर्जी 10 जूल है, तो हर डिग्री ऑफ फ्रीडम में जो एनर्जी होगी एवरेज वो 2 जूल है। अच्छा। यानी कि हमें हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के करस्पॉन्डिंग एनर्जी का जो शेयर लेना है वो सेम लेना है। और इसीलिए जब हम नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम काउंट करेंगे तो उस डिग्री ऑफ फ्रीडम को काउंट नहीं करेंगे जिसका एनर्जी शेयर बहुत कम आ रहा हो, ठीक है। और समझेंगे, तो जैसे हम्म, कोई एग्जाम्पल मान लेते हैं, गैसेस में 3 तरीके की गैसेस का डिग्री ऑफ फ्रीडम बताया गया है, ठीक है। पहला मोनो एटॉमिक। अब मोनो एटॉमिक गैस क्या है, ऐसी गैस सिर्फ एक ही एटम है। हम्म, तो अगर एक ही एटम है, अब एक एटम का डायमेंशन कितना ही छोटा होगा, कोई एटम होगा, उसका खुद का जो हम्म, डायमेंशन होगा, उसका जो साइज होगा वो बहुत क्या होगा, छोटा होगा, छोटा। ठीक है। अब अगर हम इसको देखें तो ये इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर सकता है, मान लेते हैं इसके अंदर एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी हो वी एक्स, में एक्स डायरेक्शन में काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है। हम्म, ऐसे ये वाई डायरेक्शन में जा सकता है, ऐसे ये जेड डायरेक्शन में जा सकता है, यानी ये 3 डायरेक्शन में लीनियर मोशन कर सकता है, ठीक है। हम्म, तो इसलिए इसमें 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गए। ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम यानी कि 3 ट्रांसलेशनल मोशन क्या होता है, स्ट्रेट लाइन मोशन, यानी कि इसमें हम्म, 3 स्ट्रेट लाइन मोशन की डिग्री ऑफ फ्रीडम। अच्छा कोई कहे सर इस डायरेक्शन में भी जा सकता है, ठीक है, तो हम हम्म, कहेंगे ये जो डायरेक्शन है ये एक्स और वाई का क्या है, कॉम्बिनेशन है। हम्म, हम इस डायरेक्शन को समहाउ एक्स और वाई के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम्म, तो ये जो डायरेक्शन है ये इंडिपेंडेंट डायरेक्शन है, और इसीलिए मैंने पहले ही डिफाइन कर दिया था कि नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेज होने चाहिए, ठीक है। तो इसमें तीन हम्म, डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया ट्रांसलेशनल के। अब क्या हम्म, होगा, अब ये जो पार्टिकल है ये स्पिन भी तो कर सकता है अपनी एक्सिस पे, हम्म, हम्म, रोटेट भी तो कर सकता है, लेकिन इसका साइज बहुत कम है। तो इसमें जो हम्म, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी, इसमें जो हम्म, काइनेटिक एनर्जी रोटेशन की वजह से होगी वो बहुत हम्म, बहुत बहुत कम होगी काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन के। और हम्म, इसलिए इस रोटेशन को इसमें कंसीडर ही नहीं करेंगे। तो इसमें रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या मानेंगे, जीरो मानेंगे, ठीक है। हम्म, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या मानेंगे, जीरो, तो जीरो। जीरो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। तो टोटल हम्म, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आएंगे, सिर्फ 3 आएंगे। आगे समझिए। समझ गया। ऐसे ही अगर डायटोमिक गैस है, डंबल जैसा सोचो, है ना, हम्म, तो वो भी 3 डायरेक्शन में कहीं भी जा सकता है, इधर 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 कहीं भी जा सकता है। तो हम्म, 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे। हम्म, अब देखो, जैसे ये डंबल है, ये पेन को समझो, ये 2 डायमेंशन है, हम्म, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, टू डी हम्म, सॉरी डायटोमिक है डायटोमिक। हम्म, डायटोमिक में क्या होगा, 2 एटम्स हैं, एक यहाँ एक यहाँ पे। हम्म, अब देखो अगर ये पेन ऐसे रिवॉल्व कर रहा हो, हम्म, सोचो अगर ऐसे घूमता हुआ डंडा आए और लगे तो काफी चोट पहुंचा सकता है ना, हम्म, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी काफी होगी। या हम्म, ऐसे घूमता हुआ है हम्म, तो भी काइनेटिक एनर्जी काफी होगी। लेकिन अगर कोई डंडा ऐसा, मतलब अगर आपके हाथ के बगल में एक डंडा रखे और सिर्फ वो रोटेट कर रहा हो, है ना, हम्म, मतलब हम्म, वो इस रोटेट कर रहा है, तो वो हम्म, तुमको महसूस भी नहीं होगा, मतलब महसूस होगा लेकिन उतना नहीं महसूस होगा जितना ऐसे आता हुआ लगेगा। तो एक डंडा हम्म, ऐसे आ रहा है ना, हम्म, और वो जब हिट करेगा तो जो काइनेटिक एनर्जी शेयर होगी, और सिर्फ ये ऐसे स्पिन कर रहा है, ऐसे स्पिन कर रहा है ऐसे, है समझ ना, गया। तो वो बहुत कम होगी। यानी इसका ये वाला स्पिन काउंट नहीं होगा, लेकिन हम्म, ये वाला काउंट होगा और ये वाला हम्म, काउंट होगा, ठीक है ना। हम्म,
ये क्या होंगे, इसका एक रोटेशन वाई एक्सिस पे काउंट होगा और एक रोटेशन जेड वाला काउंट होगा, लेकिन इसका एक्स वाला रोटेशन जो है ना वो काउंट नहीं नहीं होगा। तो इसमें दो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम माने जाएंगे। टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। ठीक है। ऐसे ही अगर ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल, अब ट्राई एटॉमिक में भी दो होते हैं, ट्राई एटॉमिक में भी दो होते हैं। कुछ ट्राई एटॉमिक में एक होता है लीनियर ट्राई एटॉमिक। जो इसके 2 पार्ट हैं। अब लीनियर ट्राई एटॉमिक भी तो हो सकता है कि 3 मॉलिक्यूल एक ही लाइन में हो। ठीक है, तो ये लीनियर ट्राई एटॉमिक हो जाएगा। और एक हो सकता है ये वाला ट्राई एटॉमिक, नॉन लीनियर। एक ट्राई एटॉमिक लीनियर हो सकता है, एक नॉन लीनियर हो सकता है ना। तो, तो जो ये वाला ट्राई एटॉमिक है, ये वाला पहले नॉन लीनियर है, इसमें क्या होंगे, इसमें 3 एक्स वाई डायरेक्शन में होंगे और 3 रोटेशन भी होंगे। इसमें टोटल 6 डिग्री ऑफ 6 डिग्री ऑफ है ना। और इसमें देखो, इस वाले में, इस वाले में तो डायटोमिक की तरह कितने होने चाहिए, 5 होने चाहिए। 5 होने चाहिए। ठीक है, बात समझ आ गई। अब ये जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ भी जाते हैं, बढ़ जाते हैं। कैसे बढ़ जाते हैं, तो अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा दें, अगर हम टेम्परेचर को क्या कर दें, बढ़ा दें, तो मॉलिक्यूल्स में वाइब्रेशन बढ़ जाता है, वाइब्रेशन बढ़ जाता है। और वाइब्रेशन बढ़ने की वजह से क्या होता है, इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ जाता है। ठीक है, सही बात समझे। तो जैसे ये जो ट्राई एटॉमिक वाला है, ये वाला, जब वाइब्रेशन बढ़ेगा तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 7 माना जाएगा। वाइब्रेशन बढ़ने पे इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम माना जाएगा 7 माना। ठीक है, ये चीज ध्यान। हाँ हाँ, लीनियर वाले का, क्योंकि इसमें ये वाला जो पार्टिकल है ना, ये ज्यादा तेजी से इधर उधर वाइब्रेट करेगा। ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 7 बढ़ेगा। ठीक है, और जो इंटर की बुक है उसमें तो एग्जैक्टली नहीं लिखा हुआ, लेकिन हम बीएससी की बुक से ये चीज कंफर्म कर लेंगे कि हर सिस्टम में हाई टेम्परेचर पे डिग्री ऑफ फ्रीडम में कितना एक्सचेंज आता है। ठीक है ना। तो मुझे याद आ रहा है कि 2 का सब में ही चेंज आता है या 1 का चेंज आता है, ये देखना पड़ेगा, थोड़ा सा कंफ्यूज है, याद नहीं। नंबर में ही चलता है। हाँ, तो नहीं, इसमें हो सकता है तीनों का वाइब्रेशन हो, तीनों को कंसिडर कर रहे हो। ठीक है, अच्छा, तो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम फिलहाल अगर हम नॉर्मल टेम्परेचर पर देखें तो यही डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, एक होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए फॉर्मूला भी होता है। ठीक है, वो फॉर्मूला भी बता देते हैं क्या होता है। कुछ लोग फॉर्मूले से डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालते हैं, नहीं ये तो कुछ लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर्मूले से भी निकालते हैं। फॉर्मूला होता है 3n-k, जहाँ n जो है नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, नंबर ऑफ जितने भी उसमें एटम्स आ रहे हैं, एटम्स कह दो या बॉडी कह दो। ठीक है ना, क्योंकि इसको हम ना रिजिड बॉडीज के लिए भी डिग्री ऑफ फ्रीडम अभी क्लियर कर देंगे। अब जब आगे क्लासिकल मैकेनिक्स, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि एक मान लेते हैं एक सिलेंडर है ना, और उस सिलेंडर का डिग्री ऑफ फ्रीडम बता। ठीक, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम सिलेंडर का कैसे निकाल सकते हैं उसको, एन क्या है, नंबर ऑफ एटम्स है, जिसे आप बॉडी भी कह सकते हो, और के जो है वो कंस्ट्रेंट है। कंस्ट्रेंट का मतलब होता है लिमिट, लिमिट लिमिट ऑफ मोशन। मतलब लिमिट ऑफ मोशन का मतलब है कि मोशन पे लिमिट लगाई गई है। लिमिट लगाने को हम यहाँ पे कह रहे हैं, जैसे हम किसी चीज पे रोक लगाते हैं ना, हिंदी में, हिंदी में रोक लगाने को क्या कहते हैं, लिमिट लगाना या ऑब्स्ट्रक्शन लगाना, है ना, ऑब्स्ट्रक्शन है ना। तो जैसे मोनोएटॉमिक जो है, अब मोनोएटॉमिक में क्या है, 3 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हैं, 1 है। एटॉमिक के लिए देखो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हैं, 1 है, और इसमें कोई लिमिट नहीं है, इसमें कोई कोई बाउंडेशन नहीं है। लिमिट को मतलब यहाँ पे बाउंडेशन है, कोई बाउंडेशन नहीं है ना। तो यहाँ पे 0 बाउंडेशन है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आएंगी, 3 आएंगे।
अब मान लेते हैं डायटोमिक के लिए। देख, डायटोमिक के लिए क्या है, ये दो मॉलिक्यूल्स हैं। अब इन दोनों के बीच में ये बॉन्ड लेंथ जो है, ठीक है, ये इसकी एक तरीके से इनसे ये जुड़े हुए, तो ये यहाँ पे क्या है, कंस्ट्रेंट का काम करेगा। समझ गया। देखो क्या कहेंगे, कंस्ट्रेंट। तो यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा 3 × 2 माइनस -1, ये कितना आ जाएगा, 5। 5। और ट्राइएटॉमिक के लिए क्या आएगा, ट्राइएटॉमिक के लिए देखो 3 मॉलिक्यूल है, तो 3 × 3 माइनस, और 3 जगह कंस्ट्रेंट है 3, तो ये कितना आएगा आंसर, 6 आएगा। अब देखो और उसमें दो होते हैं। ट्राइएटॉमिक लीनियर में देखो, ट्राइएटॉमिक उसमें लीनियर में एटम तो 3 ही है, लेकिन यहाँ पे 2 ही है, इसलिए इसमें कितना आ रहा है, -2, यानी ये कितना आ रहा है, 7 आ रहा है, ठीक है ना। लेकिन अब देखो ये 7 आ रहा है, और तुम्हारा कौन सा ट्राइएटॉमिक नॉन लीनियर में, और ये लीनियर में 7 आ रहा है। लेकिन हम लीनियर में 7 नहीं लेके चलते हैं, हम 5 ही लेके चलते हैं, क्योंकि ये वाला ना ये इसी की तरह बिहेव करता है। हाई टेम्परेचर पे इस पे 7 हो जाएंगे, ये तो ठीक है, ठीक है। क्योंकि अगर हम उस तरीके से काउंट करें जैसे अभी हमने पीछे बताया, ठीक है, तो इसका एक ये वाला रोटेशन तो माना ही नहीं जाएगा, ये वाला ना, ये वाला रोटेशन माना जाएगा, और ये वाला रोटेशन माना जाएगा, ये वाला रोटेशन तो काउंट नहीं किया जाएगा, तो इसमें भी 5 ही डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक। अब जैसे क्या करता है, कभी कभी आपको जनरल प्रॉब्लम दे देता है, ये समझने के लिए कि आपने डिग्री ऑफ फ्रीडम, अगर आप फॉर्मूले से याद करेंगे कहीं ना कहीं फंसेंगे। अब जैसे क्वेश्चन कहता है एक चींटी है, अब वो चींटी जमीन पे चल रही है, उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी, देखो चींटी का खुद का डायमेंशन तो है नहीं, तो उसका रोटेशन काउंट नहीं होगा। अब चींटी जब जमीन पे चल रही है, यानी वो सिर्फ 2 डायमेंशन में चल सकती है, डायरेक्शन एक्स और वाई में, उड़ रही नहीं है, इसका मतलब है कि उसमें 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम। और वहीं चिड़िया का अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछा जाए तो 3 माना जाएगा, ठीक है। अब मान लेते हैं एक ऐसे इंक्लाइन प्लेन है, और इसमें एक स्फीयर है फुल, और वो क्या कर रहा है, नीचे आ रहा है लुढ़कता हुआ, रोल करता हुआ। अब इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हो जाएंगे, 3। हैं 3। 3 नहीं होंगे, 2 होंगे। क्यों, क्योंकि देखो ये सिर्फ इसी डायरेक्शन में नीचे आ सकता है। अगर हम इसको एक्स डायरेक्शन मान लें तो ये वाई डायरेक्शन होगी, तो क्या ये वाई डायरेक्शन में जाने के कैपेबल है, नहीं। नहीं है, ठीक है। तो ये सिर्फ, डाउनवर्ड तो आ रहा है। तो ये एक्स डायरेक्शन में सिर्फ आ रहा है, ठीक है, और साथ साथ ये रोटेशन भी कर रहा है। तो इसमें 2 टाइप की काइनेटिक एनर्जी है, ट्रांसलेशनल और रोटेशनल, और दोनों ही लगभग कंपेरेबल होंगी, क्योंकि ये बड़ा सा स्फीयर मैंने कहा है, ये कोई छोटा सा एटम नहीं कहा है। इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होंगे, 2 होंगे, ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे। हेलो, किसमें नहीं, 2 2 बताए ना। हाँ 2 बताया मैंने, ठीक। और अगर फॉर्मूले से निकालना चाहो, फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, इस फॉर्मूले से 3 इंटू बॉडी 1 है माइनस 8 कंस्टेंट है, कि ये इसी इंक्लाइन प्लेन पे रहेगा, उस हिसाब से भी आंसर क्या आना चाहिए, 2। फॉर्मूला अगर लगाना है तो आपको कंस्ट्रेंट को समझना पड़ेगा, ठीक है। लिमिट बतानी चाहिए। हाँ, दूसरी चीज, एक्स वाई जेड देखेंगे। अब एक्स वाई जेड में किधर जा सकता है पॉसिबल, वही नहीं जा सकता है, वही कंस्ट्रेंट होगा। हाँ, और ठीक है, अच्छा, देखो, तब अगर तुम एनर्जी के अकॉर्डिंग सोचो तो वो बहुत आसान पड़ता है फॉर्मूले से, ठीक है। अब जैसे एक और क्वेश्चन है, मान लेते हैं 3 बॉल्स हैं, और इन 3 बॉल्स के बीच में स्प्रिंग लगा हुआ है, ठीक। अब अगर हम कहें कि अब इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, ठीक है, तो आंसर क्या आएगा। अच्छा, एक चीज और है, इस प्रॉब्लम को समझने से पहले एक चीज क्लियर कर दें, कि जैसे हमने जब बल्क मॉडुलस ऑफ मैटर पढ़ा था, ठीक है, तो हमने ये एक्सप्लेन, हमने ये कहा था कि इलास्टिसिटी को आप समझने के लिए आप ऐसा समझ सकते हैं कि कई सारे मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटर एटॉमिक बाउंडिंग होती है वो स्प्रिंग की तरह वर्क करती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है गैस के में, क्या हम ध्यान समझना है, ये जो ट्राई एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल है, क्या इसमें ये जो बॉन्ड है क्या इसको स्प्रिंग की तरह मान सकते हैं, तो आंसर है नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते हैं, क्योंकि पहली चीज, जो ट्राई एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल है, गैस मॉलिक्यूल बहुत फ्री होते हैं, ठीक है ना,
तो जब वो फ्रीली कोई ट्राइटोमिक गैस मॉलिक्यूल मूव कर रहा होगा तो उसके बीच की जो बॉन्ड है, बॉन्ड लेंथ, वो ना के बराबर चेंज होगी। ठीक है। और जो सॉलिड होता है उसमें क्या करता है, जब हम सॉलिड में कोई फोर्स लगाते हैं तो क्योंकि सारे मॉलिक्यूल एक दूसरे से बंधे हुए हैं ना, मॉलिक्यूल फ्रीली तो जा नहीं सकते, तो जितना हम एनर्जी लगाते हैं, जितना एनर्जी हम इम्पार्ट करते हैं, वो उसके सीधे बॉन्ड में चली जाती है, बॉन्ड लेंथ में चली जाती है, इसलिए बॉन्ड लेंथ में चेंज आता है और हम कहते हैं कि ये स्प्रिंग की तरह बिहेव कर रही है। ठीक है। मतलब आप ऐसे सोचो कि आपके पास दो बॉल्स है और स्प्रिंग से जुड़े हुए हैं, और अगर उस पूरे सिस्टम को आप फेंक दें तो हवा में उनके स्प्रिंग में इंक्रीमेंट होगा, वो ना के बराबर होगा। जबकि एक बॉल को आप ऐसे जमीन पर रखें और पकड़े रहे और दूसरे को खींचे तो स्प्रिंग में की लेंथ में ज्यादा चेंज आएगा। ठीक है। तो ट्राइएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल्स के केस में ये जो बॉन्ड लेंथ है इसको हम चेंज नहीं मान रहे, और इसीलिए हम इसको स्प्रिंग नहीं मान रहे, ये रॉड की तरह बिल्कुल बिहेव कर रही, रिजिड है। ठीक है ना। जबकि अगर हम एक सिंपल प्रॉब्लम लें कि तीन बॉल्स हैं, वो स्प्रिंग से कनेक्टेड है, तो जो स्प्रिंग होती है वो कोई कंस्ट्रेंट इम्पार्ट नहीं करती है, मतलब स्प्रिंग का कंस्ट्रेंट नहीं माना जाता। इसमें कंस्ट्रेंट क्या माना जाएगा, जीरो माना जाएगा। तो 9 हो तो जाएगा। 9 आ जाएगा, क्या आएगा 9। लेकिन एक चीज और है, 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम पॉसिबल नहीं है। ठीक। पॉसिबल भी नहीं है। पॉसिबल नहीं है। 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम मैक्सिमम लिमिट है अगर आप वाइब्रेशन को नहीं ले रहे हैं तो। 7। 7। नहीं, ये वाइब्रेशन के साथ है। अच्छा अच्छा। वाइब्रेशन के साथ है। बिना वाइब्रेशन के मैक्सिमम कितना है, 6। तो अगर आप फॉर्मूले से रिजल्ट निकालते हैं और 6 से वो ज्यादा आ जाता है तो आंसर आप 6 ही लिखेंगे। अच्छा। ठीक है। और इसलिए भी जो एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट है वो सबसे बेस्ट है। ठीक है। अच्छा। अच्छा, तो 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम क्यों है, क्योंकि हम इसको ऐसे कह सकते हैं ना कि 3 ट्रांसलेशनल मोशन हो सकते हैं। तो 3 ट्रांसलेशनल मोशन को एक्स वाई जेड कह दो, और 3 रोटेशनल मोशन को भी क्या किया इन्होंने, रोटेशनल मोशन को भी नया डायमेंशन मान लिया। तो 3 ही तो रोटेशन हो सकते हैं, तो 6 और तो 3 3 6, तो 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएंगे। अगर वाइब्रेशन को भी इंक्लूड कर रहे हो तो वाइब्रेशन को नया डायमेंशन मान लो आप, है ना। तो जब उसको नया डायमेंशन मान लोगे तो वो क्या हो जाएगा तुम्हारा, तो तुम्हारा जो है मतलब और डिग्री ऑफ फ्रीडम में ऐड हो जाएगा, नहीं तो ऐसे डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 ही रहेंगे। मतलब आप ये कह सकते हो कि जैसे जब स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं हम लोग, तो एक पढ़ते हैं फेज स्पेस, और फेज स्पेस में हम लोग पढ़ते हैं गामा स्पेस, म्यू स्पेस, ऐसा कुछ करके याद आ रहा है। नहीं नहीं, ये नहीं याद नहीं आ रहा है। ध्यान। तो फेज स्पेस में हम क्या करते हैं, फेज स्पेस में हम फेज स्पेस बनाने का आसान तरीका है, बस हम क्या करते हैं, मोमेंटम p और पोजीशन x, p और x, इन दोनों को हम दो अलग अलग डायमेंशन मानते हैं। तो मतलब कोई बॉडी अगर x डायरेक्शन में मूव कर रही है तो उसका जो लीनियर मोमेंटम होगा वो भी x डायरेक्शन में ही होगा। ठीक है। लेकिन स्टैटिस्टिक्स में हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए, समझने के लिए, जो x डायरेक्शन में बॉडी का पोजीशन है और जो x डायरेक्शन में उसका मोमेंटम है, लेकिन उस मोमेंटम को हम एक अलग डायमेंशन मान लेते हैं। अब ये जो डायमेंशन है, ये ऐसा आप नहीं कहेंगे कि ये मतलब ये, क्योंकि देखो 3 पोजीशन की डायमेंशन मानेंगे और 3 हम मोमेंटम की अलग डायमेंशन मानेंगे, तो हमारे पास एक 6 डायमेंशनल स्पेस बन जाएगा। ठीक है। और इसी को गामा स्पेस, जहां तक मुझे याद आ रहा है गामा स्पेस, ठीक है, मतलब 3 4 स्पेस है, म्यू स्पेस, गामा स्पेस, ऐसे करके, तो उसमें 6 डायमेंशनल स्पेस है। मतलब एक 6 डायमेंशनल स्पेस होता है, एक n डायमेंशनल स्पेस होता है। ठीक है। और एक मतलब अलग अलग उसमें अलग अलग हाइपोथेसिस। अब जैसे मान लेते हैं एक पार्टिकल है तो 6 डायरेक्शन में जा सकता है। 6 डायरेक्शन में क्या मतलब, जाएगा वो 3 डायरेक्शन में, लेकिन 3 और डायरेक्शन में उसके अगर मोमेंटम को भी अगर हम इंडिपेंडेंट डायरेक्शन मान लें तो वो 6 डायमेंशनल ट्रैजेक्टरी उसकी मानी जाएगी। ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, रोटेशन को एक नया डायमेंशन माने ले रहे हैं, आप ये समझिए। ठीक है। तो जब आप रोटेशन को एज अ डायमेंशन मान के चलेंगे तो आप देखेंगे कि किसी बॉडी में कितनी डायमेंशन पॉसिबल है, वही उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम है, जिसका आप कह सकते हो शॉर्टकट कह दो या चाहे जो कह दो। ठीक है। तो जैसे ये बॉडी नीचे आ रही थी तो एक तो ये एक डायरेक्शन में मूव कर रही है और किसी डायरेक्शन में जा नहीं सकती है, ये इसी डायरेक्शन मूव करेगी, तो एक इसका डायरेक्शन मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन वाला डायमेंशन हो गया, और एक ये रोटेशन कर रही है, नीचे क्या और आ रही तो ऐसे ही रोटेशन करके आ रही होगी, किसी और डायरेक्शन में रोटेट नहीं कर रही होगी। ठीक है। इसलिए इसमें एक जो है डायरेक्शन
रोटेशन वाला हो गया, तो 2 डायरेक्शन हो गई, 2 डायमेंशन, यानी 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करते हैं, काउंट करते हैं, कैलकुलेट क्या करना, काउंट कर लिया। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी की तरफ। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है, तो ये कहता है कि अगर हम किसी मतलब किसी गैस की कुछ एनर्जी है, टोटल एनर्जी, ठीक है, अब हम पहले ही बात कर चुके हैं कि आइडियल गैस है तो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है। अब वो जो एनर्जी है, जाहिर सी बात है कि मान लेते हैं, ऐसे मान ले कि एक गैस, एक कंटेनर में गैस है, मान लो 10 एटम्स है, कितना एटम्स है, 10 एटम्स है। अब इसकी टोटल एनर्जी मान लेते हैं 20 जूल है, तो हम कहेंगे कि ईच एटम की एनर्जी कितनी, ईच एटम की एनर्जी ऑफ ईच एटम की एनर्जी 2 जूल होनी चाहिए। भाई ऐसा तो है नहीं कि टोटल एनर्जी 20 जूल है तो हर एटम में 20 जूल एनर्जी होगी, भाई एनर्जी एडिटिव प्रॉपर्टी है। हर तो हम ये मान के चलें कि एवरेज एनर्जी, ये क्या है, एवरेज। आगे अभी हम बीएससी का पार्ट जब देखेंगे तो हम एक मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व देखेंगे, ठीक है, तो पता चलेगा कि मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ये कहता है कि जब आप किसी सैंपल कंसीडर करते हैं, तो चाहे वेलोसिटी आप कंसीडर कर रहे हो, चाहे आप जो है एनर्जी कंसीडर कर रहे हो, तो 0 से लेके इन्फिनाइट तक के हर एनर्जी के पार्टिकल्स होंगे, मतलब इन्फिनाइट नहीं होगा, लेकिन तब तरफ जाने वाला है ना, ऐसे कैसे, ठीक है। तो हर एनर्जी के पार्टिकल्स होते हैं, मतलब ऐसा कोई ना कोई पार्टिकल होगा जिसकी 0 एनर्जी भी होगी, ठीक है। लेकिन अब यही बात है कि कोई पार्टिकल जिसकी 0 एनर्जी हो, ऐसा क्वांटम मैकेनिकली पॉसिबल नहीं है। तो उसका मतलब यह है कि 0 एनर्जी का मतलब यहाँ पे बहुत लो एनर्जी, और ऐसे ही किसी ना किसी एक पार्टिकल की एनर्जी बहुत ज्यादा हाई होगी, है ना, और उसी रेंज, उसी के बीच में कई सारे पार्टिकल्स मतलब आएंगे, तो डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा, कुछ याद आ रहा हो, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, ठीक है। फिर उसमें क्या करेंगे कि उसमें हम लोग एवरेज एनर्जी निकालेंगे, ठीक है। तो उसी एवरेज एनर्जी की हम बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ ये नहीं कह रहे कि हर एटम में इतनी ही एनर्जी एग्जैक्टली होगी, ऐसा नहीं कह रहे, लेकिन एवरेज एनर्जी हर एटम में 2 जूल। अब अगर हर एटम में 2 जूल एनर्जी है, और हर एटम मान लेते हैं ये सारे एटम डायटोमिक है, ऐसे हैं, डायटोमिक एटॉमिक गैस, तो कोई एक एटम उठा यहाँ पे एटम नहीं, मॉलिक्यूल होना चाहिए क्योंकि गैस है, एटॉमिक, ठीक। तो जब एक मॉलिक्यूल को आप उठा लोगे, एक मॉलिक्यूल, जैसे एक ये मॉलिक्यूल है, अब इसकी टोटल एनर्जी कितनी है, जूल है, लेकिन ये इस डायरेक्शन में भी जा रहा हो सकता है, इस डायरेक्शन में भी जा रहा हो सकता है, इस डायरेक्शन में भी जा रहा हो सकता है, ये रोटेशन भी हो सकता है, ये रोटेशन भी हो सकता है, सॉरी ये वाला रोटेशन नहीं होगा, ये वाला रोटेशन, यानी इसमें 5 और मोशन हो सकते हैं ना। तो इसमें हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम की एनर्जी कितनी होगी, ठीक है। तो अगर हम यहाँ निकालें एनर्जी, है ना, करेस्पॉन्डिंग टू 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के करस्पॉन्डिंग एनर्जी कितनी है, ऑफ 1 मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल की 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम की एनर्जी कितनी, तो हम कहेंगे कि एक मॉलिक्यूल की टोटल एनर्जी थी 2 जूल, और उसमें 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम थे, तो एक एनर्जी आ जाएगी 2/5 यानी 0.4, क्लियर है। तो ये है लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी, नाम से ही पता चल रहा है, इक्वी पार्टीशन यानी इक्वली डिवाइड करना है आप, ठीक है। अगर आप इसको लेम भाषा में समझना चाहते हैं तो आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए कोई आया कोई स्कूल में और उसने कहा कि मेरी तरफ से ये डोनेशन ले लो और इसको सब में डिवाइड कर देना, ठीक है। तो कुछ ऐसे डिवीजन हो, ऐसा हो, मतलब वैसे तो जो क्लासेस होती हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट हर एक क्लास में अलग अलग होता है, ठीक है, लेकिन मान लो कि कोई क्या करे कि पहले वो क्लास वाइज डिवीजन कर दे और फिर स्टूडेंट वाइज डिवीजन करे, ठीक। लेकिन ये तरीका सही नहीं होगा क्योंकि किसी क्लास में कम स्टूडेंट है तो ज्यादा पैसा आ जाएगा। तो इसी प्रॉब्लम को ऐसे समझते हैं कि मान लेते कोई इंसान आया और उसने कहा कि ये मेरा फंड है और ये सब बच्चों में इक्वली डिवाइड कर देना, तो तुमने क्या किया, सारे बच्चों में वो इक्वली डिवाइड किया और फिर बच्चों को भी बता दिया कि देखिए तुम्हारे एक्सपेंशन क्या हो सकते हैं,
बुक्स में एक्सपेंसेस हो सकते हैं, है ना, और ट्यूशन फी में एक्सपेंसेस हो सकते हैं, मान लीजिए तो बड़े एक्सपेंसेस। तो हमने कहा हर एक, तो हमने कहा कि तुम्हारे, मान लो तुम्हें 1,000 रुपये पर बच्चा मिल रहा है, तो उसमें भी 500 रुपये तुम्हारे बुक का है और 500 रुपये तुम्हारा ट्यूशन का है। ट्यूशन का। मतलब हमने क्या किया कि जितना ग्रांट आया था उसको हर स्टूडेंट में इक्वली डिवाइड किया, और फिर हर स्टूडेंट में जो उसके एक्सपेंसेस है उसमें भी इक्वली डिवाइड कर दिया, हम्म। है ना। वही यहाँ हो रहा है कि जो टोटल एनर्जी होगी किसी गैस की, ठीक है, हम्म। वो इक्वली हर एटम में पहले तो डिवाइडेड होगी, और फिर हम्म। हर एटम की हर डिग्री ऑफ फ्रीडम में भी इक्वली डिवाइडेड होगी, क्योंकि यहाँ पे गैसेस जो होती हैं एक जैसी हम्म। होती हैं। और इसीलिए हम क्या करेंगे कि एक जैसी गैसेस में हम क्या करेंगे कि हम ये मान के चलेंगे कि सब में जो एनर्जी है ना, भाई सब में हम्म। डिग्री ऑफ फ्रीडम सेम होंगे, सब में ऐसा होगा, ठीक है, क्लियर होगी बात की नहीं। समझ गया। तो अब ये तो हो गया इसका एक्सप्लेनेशन। अब इसके लिए फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला ये कहता है कि फॉर्मूला ये कहता है कि एनर्जी ऑफ वन एटम, एक एटम का एनर्जी और 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम हाफ kT होगा, जहाँ k जो है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, हम्म। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। सफिक्स में बी लिखते हैं ना इसका। हाँ k भी k के नीचे छोटा सा b बना दे तो, और t है टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। उसकी क्योंकि वैल्यू क्या लेते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की एग्जैक्ट वैल्यू मुझे नहीं याद है, लेकिन ठीक है, वो तो पेपर में मिल ही जाती हम्म। है। अब अगर हम एनर्जी निकालें वन एटम का, हम्म। इसके अंदर f डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो आएगा हाफ एफ के बी टी। फिर अगर हम एनर्जी निकाले ऑफ n एटम्स का और f डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो आएगा हाफ n f के बी टी। और अगर हम्म। ऐसे ही हम एनर्जी निकालें ऑफ n एट 1 मोल का निकालें, 1 मोल्स ऑफ एटम ले, ठीक है ना, यहाँ क्या होगा, हाफ n की जगह आ जाएगा Na, नंबर ऑफ एवोगैड्रो नंबर, है ना। और क्या हम्म। कर सकते हैं, n की जगह तो Na आ गया, और kb को इसके साथ ही लिख लेते हैं, और f की अलग कर देते हैं। और यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है कि एवोगैड्रो नंबर इनटू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ये गैस कांस्टेंट r के बराबर, ठीक है। हम्म। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा हाफ एफ आर टी। ये फॉर्मूला हो गया एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ गैस कह दो या एटम कह दो, कहना कह, ठीक है ना। और अगर आपको एनर्जी ऑफ म्यू मोल निकालनी है, म्यू मोल्स के लिए एनर्जी निकालनी जाएगा हाफ म्यू एफ आर टी, ठीक। तो ये ओवरऑल, क्योंकि कोई भी आप गैस कंसीडर करेंगे तो जरूरी तो है नहीं कि 1 ही मोल ले रहे हो, ठीक है। हम्म। तो उसमें ओवरऑल जो फॉर्मूला लगेगा वो हाफ म्यू एफ आर टी लगेगा, ठीक है। तो हाफ म्यू एफ आर टी क्या हो गया, टोटल एनर्जी ऑफ एक गैस हो गई, ठीक है। और हम्म। यही लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी से। अच्छा, अगर हम क्या, जैसे मैंने पहला जो पार्ट लिया है, ठीक है, हम्म। पहला पार्ट लिया है, तो ये मैंने डायरेक्ट बता दिया कि हम्म। 1 एटम की 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम की एनर्जी ये होती है, तो लॉ ऑफ हम्म। इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी से डायरेक्ट बता दिया। क्या मैंने इसका कोई हम्म। प्रूफ किया, ठीक। तो बाकी सब तो उसके करस्पॉन्डिंग प्रूफ कर लिया कि अगर 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए इतनी है तो f डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए इतनी होगी, तो ये तो प्रूफ किया, लेकिन ये वाला हमने क्या किया, डायरेक्ट लिखा, ठीक है ना। तो इस पार्ट को भी हम प्रूफ कर सकते हैं, बहुत कठिन नहीं है, अभी देखो करके दिखा। तो पहले हम क्या करते हैं, स्क्वायर का फॉर्मूला देख लेते हैं क्या होना चाहिए, क्या आर एम एस का। देखो, फॉर म्यू मोल्स ऑफ गैस, अगर हमारे पास म्यू मोल्स ऑफ गैस है, के लिए पी वी इक्वल टू होना चाहिए म्यू, पी वी इक्वल टू क्या फॉर्मूला बनाया था, 1/3 m n, है ना, वी बार स्क्वायर बनाए थे। अगर म्यू मोल ऑफ गैस है तो फॉर्मूला बनना चाहिए 1/3 म्यू, है ना, m बार स्क्वायर बनना चाहिए ना। हम्म।
तो अगर हम यहाँ से अच्छा पीवी की जगह हम चाहें तो गैस लॉ से पीवी की जगह क्या लिख सकते हैं, म्यू आर टी। म्यू आर टी भी लिख सकते हैं, ठीक है, म्यू आर टी लिख सकते हैं। अभी हम इसको भी प्रूव करेंगे, ये छूट गया था, ठीक है। कि फिर यही होगा ना कि हर एक लॉ एक दूसरे से मिलता बनता हुआ जा रहा है, ठीक है। तो अभी हम इसको भी प्रूव, पीवी इक्वल टू म्यू आर टी, तो लिख दिया मैंने म्यू आर टी इक्वल टू 1/3 म्यू एम वी बार स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम वी बार स्क्वायर की वैल्यू निकालें तो क्या आएगी, 3 RT बाई कैपिटल एम आएगी। वी आर एम एस का फॉर्मूला क्या बनना चाहिए, अंडर रूट ऑफ वी बार स्क्वायर बनना चाहिए, और ये होना चाहिए अंडर रूट 3 RT बाई, यही तो आता है। तो ये आर एम एस का फॉर्मूला बन गया अंडर रूट 3 RT बाई। अच्छा दो और वेलोसिटीज हैं जिनकी बात बहुत होती है, एक वी आर एम एस, एक मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी और एक एवरेज वेलोसिटी। तो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, ये हम लोग मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में निकालेंगे, ठीक है ना। और इन तीनों का रेशियो बड़ा पूछा जाता है, तो वो रेशियो भी निकालेंगे। मतलब हम उसको निकालना ही चाहते हैं, इसलिए हम पहले डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला बना, ठीक, वो हम कैलकुलेट करें। पी आर एम एस ये हो गया। अब जो बी आर एम एस आ गया, अब देखो यहीं से अगर हम निकालना चाहें काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन एटम, एक एटम की काइनेटिक एनर्जी निकालना चाहें तो क्या आएगी, देखो वन एटम की काइनेटिक एनर्जी कह दो K1 कितनी होगी, हाफ एम वी बार स्क्वायर होगा। अब हाफ, अब यहाँ पे वी बार की वैल्यू चाहिए, अब क्योंकि मुझे एक एटम के लिए चाहिए, किसके लिए चाहिए, एक एटम के लिए, एक एटम की काइनेटिक एनर्जी निकाल लेना। तो यहाँ पे m जो मास आ रहा है वो भी वन एटम का ही आ रहा है, तो हम ये वाला फॉर्मूला ना यूज करके ये वाला यूज करेंगे। तो PV इक्वल टू 1/3 m n वी बार स्क्वायर, याद है। और अगर हम सिर्फ एक एटम के लिए देख रहे हो, किसके लिए देख रहे हो, एक एटम के लिए, तो यहाँ पे n की जगह 1 भी मान सकते हैं, या थोड़ी देर के लिए n ही रह लो, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से m ऐसे ही, या ऐसे कह दो एम वी बार स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 PV बाई n हो जाएगी ना। हाँ। अब देखो 1/3 या 3/2, PV की जगह हम लिख सकते हैं म्यू आर टी, ठीक। और अगर हम इसको और फर्दर खोलना चाहें तो क्या हो सकता है, 3/2 ऐसे ही म्यू, तो हम क्या लिख, म्यू को चलो हम म्यू रहने देते हैं, आर को हम क्या लिख देते हैं, अमन, हाँ जैसे जो वी बार स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्ट 3 RT/m नहीं लिख सकते क्या? हाँ ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं 3 RT/m है, लेकिन फिर पता है यहाँ पे m क्या आ जाएगा, चलो ठीक है यही यूज कर लेते, सही कह रहे हो तुम, जस्ट ही हम लंबा, हम क्या कर रहे हैं वी स्क्वायर की, लेकिन यहाँ वी स्क्वायर की वैल्यू देखेंगे फिर, तो ये स्मॉल एम ऐसे ही रहेगा, और वी बार स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 3 RT/m, यहाँ कैपिटल एम जो है वो ग्राम मॉलिक्यूलर, हाँ हाँ, इसको हम तो लिखेंगे, n into m ही तो था, n into m था। हाँ m इंटू एन ए लिखते, हाँ m कट जाएगा। हाँ। और अभी देखो 3/2 ऐसे ही। अच्छा अभी हमने एक और फॉर्मूला बताया था पीछे की, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट KB इंटू एन ए, ये किसके बराबर होता है, आर के बराबर होता है, ये होता है ना। तो अगर ये वैल्यू हम यहाँ रख दें, हाँ यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, तो na कट जाएगा, हाँ ऊपर तो kb बचेगा। KB ही आ जाएगा, Na कट जाएगा, तो ये आ गया काइनेटिक एनर्जी वन एटम की कितनी आ गई, 3/2 kBt आ गई। अब एक एटम में 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं, क्योंकि हमने जो डेरिवेशन किया था इस वाले का, तो हमने ये माना था कि एक एक एटम है सिंगल सिंगल, और वो हर डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं 3 डायमेंशन में। तो अगर 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए एनर्जी निकालते हैं, अगर हम काइनेटिक एनर्जी निकालते ऑफ वन एटम फॉर 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालते, तो क्या आंसर आता, हाफ KBT ही तो आता। और यही क्या है हमारा लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी है, ठीक। तो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी का भी हम डेरिवेशन कर सकते हैं, क्या है, हाफ KBT, इसके लिए एनर्जी है, वन एटम की एनर्जी है 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। और फिर बाकी तो कहानी है कि F डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए FKBT हो जाएगा, और जो, ठीक है।
अच्छा, अब ये एक डेरिवेशन ये रहेगा, पीवी इक्वल टू म्यू आर टी कैसे निकालते हैं देख लेते ये हैं। अमन, हाँ, ये नीचे क्या लिखा है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन एटम फॉर। 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। हाँ यहाँ पे 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है ना एक एटम में, हाँ हाँ। हटा दिया। ठीक है, ठीक। ओके। तो हमको पीवी इक्वल टू म्यू आर टी का डेरिवेशन मान लेते हैं। हमारे पास एक गैस है, ये उसका स्टेट है। स्टेट का मतलब है कि गैस की स्टेट का मतलब है उसका प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। कि गैस के हम्म प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर से का स्टेट डिफाइन होता है। ठीक है, हम्म और भी चीज़ें होती हैं जो स्टेट को डिफाइन करती हैं। और हम्म। भी चीज़ें होती हैं जो स्टेट को क्या करती हैं, डिफाइन करती हैं। डिफाइन। तो प्रेशर को पी से डिनोट कर लेते हैं, वॉल्यूम को वी से। तो मान लेते हैं कि जब गैस ए पॉइंट पे थी तब प्रेशर था P1, वॉल्यूम था V1, टेम्परेचर था T1। ठीक, हम्म और फिर हमको इसको बी पॉइंट पे ले जाना चाहते हैं। और बी पॉइंट पे प्रेशर मान लो P2, वॉल्यूम है V2, टेम्परेचर है T2। तो अगर हम हम्म P1 T1 में और P2 में टेम्परेचर रिलेशन निकाल लें, ठीक है, हम्म तो वही हमारा गैस इक्वेशन बन। हम्म अब इस रिलेशन को निकालने के लिए हम चार्ल्स लॉ और बॉयल्स लॉ को यूज करेंगे। चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, गेल-लुसाक लॉ, जो भी लॉ को यूज करेंगे। हम्म लेकिन वो जो लॉज हैं उसमें ये है कि वो दो का रिलेशन देते हैं आपको। जैसे बॉयल्स लॉ आपको क्या कहता है, टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो प्रेशर इनटू वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, है ना, हम्म पीवी कांस्टेंट होगा। चार्ल्स लॉ आपको कहता है कि अगर आपका प्रेशर कांस्टेंट है तो पी बाई टी कांस्टेंट होगा। ऐसे ही था, टी बाई वी, हाँ। सॉरी। बीपीसीपी। चार्ल्स में प्रेशर कांस्टेंट होता है और हाँ, तो बॉयल्स में टेम्परेचर। ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब है कि कोई एक चीज उसमें कांस्टेंट होती है और दो के बीच में रिलेशन होता है। रिलेशन मिलता है। लेकिन हम उनको ही यूज करना चाहते हैं। तो हम क्या कर रहे हम्म। हैं, एक हम इंटरमीडिएट स्टेट मान ले रहे हैं बी डैश, और ठीक पहले है। हम ए से बी डैश आ रहे हैं। अब जब हम ए से बी डैश आ रहे हैं तो मान लेते हैं टेम्परेचर कांस्टेंट है हमारा, यानी हम्म प्रेशर हो गया P2, वॉल्यूम हो गया, मतलब P2 मुझे यहाँ प्रेशर बनाना था तो प्रेशर P2 ही रखा, और टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा तो T1 ही रहा। ठीक हाँ। है, अब देखो दो चीज़ों में चेंज आना चाहिए, क्योंकि हम्म टेम्परेचर सेम रखा है मैंने, और हम्म प्रेशर में चेंज ले लिया है तो वॉल्यूम में चेंज होना चाहिए। तो वॉल्यूम में चेंज मान लेते हैं वी डैश हो गया। हो हम्म गया वी डैश, और फिर मैं इस इधर से इधर ले गया गैस को, प्रेशर हम्म वही रहा, हम्म वॉल्यूम में चेंज होकर V2 हो गया, और टेम्परेचर में चेंज होकर T2। तो यहाँ पे इन दो क्वांटिटी का चेंज ले लिया, और पहले मैंने इन दोनों क्वांटिटी का चेंज आया, हम्म हम्म इंटरमीडिएट स्टेट को इंक्लूड कर लिया। अब हम्म अगर हम स्टेट वन के लिए फॉर्मूला लिखें तो क्या होगा, वन वन इक्वल टू पी डैश होगा। हम्म पी डैश का फॉर्मूला बन जाएगा P1 V1 अपॉन P2। इक्वेशन बन गई। अब अगर हम प्रोसेस के लिए फॉर्मूला लिखें तो हम कहेंगे कि यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है, ठीक है, हम्म टी बाई वी कांस्टेंट होगा, यानी हम कह सकते हैं वी डैश बाई T1 इक्वल टू डैश बाई T1 इक्वल T2 बाई T2 होगा। हम्म अब वी डैश की वैल्यू रख लो, ये है T1 वन अपॉन, और T1 ऐसे ही हम वन वन का यूज कर लिया, इक्वल टू V2 बाई T2। क्या करो, उधर भेज दो, क्या रिजल्ट आया, T1 V1 बाई P1। T1 इक्वल T2 V2 बाई T2 आ गया। ठीक। यानी हम ये कह सकते हैं कि PV बाई T क्या कांस्टेंट। है ना। इसी कांस्टेंट को बाद में हम R डाल देंगे और कहेंगे P क्या हो जाएगा। कांस्टेंट। ठीक है, ये गैस इक्वेशन। ठीक है, तो ये हमारा गैस इक्वेशन प्रूव हो गया, और टॉपिक की पार्टीशन ऑफ एनर्जी हो गया। अब आगे देखते हैं, अगला है स्पेसिफिक हीट्स। हीट। ऑफ तो, आ, तो हमारा थर्मोडायनेमिक्स है, और जो हमारा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस चैप्टर आपस में बहुत ज़्यादा इंटरलिंक्ड है। मतलब हम ये नहीं हाँ। कह सकते कि अगर हम पहले थर्मोडायनेमिक्स पढ़ लेते तो हमें सारे फॉर्मूले पहले ही पता होते हैं जो केटीजी में यूज है, या हम हम्म पहले केटीजी पढ़ लेते तो थर्मोडायनेमिक्स। ऐसा नहीं होता, ये सब इतना मिला हुआ है कि कोई ना कोई फॉर्मूला
है उसका इसमें आ ही जाता है। अब जैसे स्पेसिफिक हीट है, ये थर्मोडाइनमिक्स का कॉन्सेप्ट, थर्मोडाइनमिक्स पढ़ेंगे तब स्पेसिफिक हीट आएगा, लेकिन केटीजी में हमको पहले ही डिफाइन करना है, तो इसलिए हम ये मान के चल रहे हैं कि थोड़ा बहुत तो फॉर्मूला पता ही होगा। जैसे 9th क्लास में ही हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था, क्यू इज इक्वल एम एस डेल्टा टी। टी डेल्टा टी होता है, ठीक। एक फॉर्मूला ये होता है एम सी डेल्टा टी। यहाँ पे सी जो होता है उसी को हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक हीट कहते हैं। थर्मोडायनेमिक्स से इसको पूरा डिफाइन करेंगे कि स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन क्या बनेगी, फिलहाल के लिए ये मान लेते हैं। तो इस तरीके से सी का फॉर्मूला क्या होना चाहिए, क्यू बाई एम डेल्टा टी। अब अगर हम स्पेसिफिक हीट गैस के लिए डायरेक्ट अगर ये फॉर्मूला यूज करते हैं, अगर हम गैस के लिए डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज करते हैं, तो हमें स्पेसिफिक हीट की क्या क्या वैल्यूज मिलेंगी इनको समझ। पहला मान लेते हैं कि हमने क्या किया, किसी गैस को हीट दी, क्या किया, किसी गैस को हीट दी, और साथ ही साथ जितनी हीट हम देते जा रहे हैं, हम गैस को क्या कर रहे हैं, अलाउ करें कि वो एक्सपैंड कर सकती है, यानी कि वो एक्सपैंड कर। तो जैसे जैसे वो हम उसको हीट दे रहे हैं, गैस एक्सपैंड कर रही है, और एक्सपैंड करने में वो क्या कर रही है, वर्क कर। तो जितनी हीट हम क्यू दे रहे हैं उतना वो वर्क करे दे रही है, ठीक है। हम आगे चल के एक फॉर्मूला पढ़ेंगे, क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये कहता है कि जब किसी गैस को आप हीट दोगे, ठीक है, क्यू, तो उसका कुछ हिस्सा वो वर्क करने में खर्चा करेगी, और कुछ हिस्से से उसका इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगा, ठीक है। कुछ हिस्से से उसका इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगा और कुछ हिस्सा वो वर्क करने में खर्चा करेगी। तो ये थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट लॉ। हाँ, ये थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ है जो आगे पढ़ेंगे। अब अगर हम गैस को एनर्जी दे रहे क्यू, और ऐसे दे रहे कि जितनी एनर्जी है वो सब डब्ल्यू में चली जाए, वर्क में, तो इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा। ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। ऐसा प्रोसेस जो कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो, प्रोसेस जो कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो, मतलब टी कांस्टेंट हो, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम हीट ही नहीं दे रहे, हम हीट दे रहे हैं, लेकिन सारी हीट किस में कन्वर्ट हुई जा रही है, वर्क में कन्वर्ट हुई जा रही है, और टेम्परेचर में चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ हम ये कह रहे हैं कि क्यू जो है वो जीरो नहीं है, लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसीलिए डेल्टा टी जीरो है। ये कहते हैं हम आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसो मतलब सेम, थर्मल मतलब टेम्परेचर। तो आइसोथर्मल प्रोसेस अगर हो रहा हो और ये चीज यहाँ पे रखो, तो स्पेसिफिक हीट कितनी आनी चाहिए, राइट आनी चाहिए, हाँ, है ना, यानी अनडिफाइंड आनी चाहिए, ठीक। दूसरा देखो, जैसे कभी हमने साइकिल में हवा भरी हो, जब साइकिल में हवा भरते हैं, पंप होता है, वो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, हीट हो जाता है, ठीक है। यानी कि हमने क्या किया, एक्चुअल में होता है ये कि उस प्रोसेस को हम एडियाबैटिक प्रोसेस, तो एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या करते हैं, हम एक्सटर्नली कोई हीट प्रोवाइड नहीं करते। एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट जीरो होती है, एक्सटर्नली हम कोई हीट नहीं प्रोवाइड करते। लेकिन जब हम साइकिल में हवा भर रहे होते हैं, तो हम एक वर्क कर रहे होते हैं गैस पे, और उस वर्क से टेम्परेचर राइज यानी इंटरनल एनर्जी में चेंज आने लगता है। तो बिना हीट दिए टेम्परेचर बढ़ने लगता है, ठीक है, बिना हीट दिए टेम्परेचर बढ़ने लगता है। इसे हम एडियाबैटिक प्रोसेस कहते हैं। हीट नहीं दे रहे हैं, लेकिन जो वर्क हम कर रहे हैं, जो हम कर रहे हैं, उसकी वजह से इंटरनल एनर्जी में चेंज आ रहा है, ठीक है। तो इसमें दो तरीके का केस हो सकता है। एडियाबैटिक एक्सपेंशन जब होता है तो डेल्टा टी नेगेटिव होता है, मतलब टेम्परेचर फॉल हो जाता है, तो डेल्टा टी नेगेटिव होता है, ठीक है। और जब एडियाबैटिक कंप्रेशन होता है तो डेल्टा टी पॉजिटिव होता है। तो अगर इन दोनों कंडीशन से देखें तो स्पेसिफिक हीट पॉजिटिव भी आनी चाहिए और नेगेटिव भी आनी चाहिए, ठीक है। लो, हाँ, और तो ये दो केसेस हो गए कि स्पेसिफिक पॉजिटिव, सॉरी इससे स्पेसिफिक हीट पॉजिटिव नेगेटिव नहीं आएगी, इससे स्पेसिफिक हीट सीधे सीधे जीरो आ जाएगी, क्योंकि क्यू जीरो हो जाए, ऊपर क्यू जीरो हो जा रहा, बाकी पार्ट तो है ही ना, ठीक है, ये तो जीरो हो रहा है, ठीक है। अब हम क्या करें, ये थर्ड हो सकता है कि अगर हम गैस को सडनली, हाँ, तो हम क्या करें कि गैस को हीट तो दें हम,
तो ऐसा प्रोसेस करें कि हम गैस को हीट तो दें लेकिन सडन एक्सपेंशन भी कर दें, जिसकी वजह से क्या हो, जो हीट गिवन है, मतलब ऐसा हम कर रहे हैं Q इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। तो अगर हम कुछ ऐसा प्रोसेस करें कि हम हीट तो दे रहे, हम हीट को जीरो नहीं रख रहे, हीट तो दे रहे, लेकिन वो गैस इतना ज्यादा वर्क खुद कर रही है जिसकी वजह से उसका इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगा। मतलब हीट हम दे रहे हैं लेकिन साथ साथ गैस एक्सपैंड कर रही है ऐसे हिसाब से कि जो उसका इंटरनल एनर्जी है वो कम हो जाए। या फिर ऐसा हो सकता है कि हम हीट दे रहे हो, हीट भी दे रहे हो और गैस का इंटरनल एनर्जी बढ़ रहा हो। तो यानी कि दो केसेस हैं कि हम हीट दे रहे हैं उसके बावजूद टेम्परेचर में राइज हो सकता है या टेम्परेचर में फॉल भी हो सकता है, डिपेंडिंग कि वो गैस वर्क कितना कर रही है या उस पर कितना वर्क किया जा रहा है। ठीक है, तो ऐसा प्रोसेस भी हम बना सकते हैं जिसमें हम हीट तो दे रहे हैं लेकिन जो गैस है वो खुद वर्क इतना ज़्यादा कर रही है कि उसका ओवरऑल टेम्परेचर गिर रहा है, या फिर हम गैस पे वर्क भी कर रहे हैं जिसकी वजह से उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो ऐसे केस में जो हमारा स्पेसिफिक हीट आएगा वो पॉजिटिव भी आएगा और नेगेटिव भी आएगा। लेकिन जो स्पेसिफिक हीट है उसकी डेफिनेशन अगर पढ़ोगे तो डेफिनेशन वाइज स्पेसिफिक हीट नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, जीरो स्पेसिफिक हीट का मतलब नहीं बनता है, या इन्फिनाइट स्पेसिफिक हीट का मतलब नहीं बनता है। इसीलिए हम क्या करेंगे कि जब हम गैस के लिए स्पेसिफिक हीट को डिफाइन करेंगे तो हम वो कंडीशंस लगा देंगे। एक होगी स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर और एक होगा स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ताकि हमें ये एब्सर्ड वैल्यू ना मिले। ठीक है, CP हाँ सीपी और सीवी। ठीक है, तो उनको हम पढ़ने जा रहे हैं कि और स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर क्या होता है और स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होता है। ठीक है, तो स्पेसिफिक हीट को हम पढ़ेंगे, पहले हम पढ़ेंगे एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी फॉर्मूला वही रहेगा Q इज इक्वल टू एम डेल्टा टी। लेकिन अब हम क्या करेंगे, ऐसे हिसाब से हीट देंगे कि वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो उस केस में जो स्पेसिफिक हीट होगी उसे पीवी कहेंगे और जो हीट गिवन होगी उसे क्यूवी कह दें। ठीक, क्या कह दें, क्यूवी। मतलब क्यूवी का मतलब क्या है, हीट गिवन एट, और ये सी स्मॉल सी है, स्मॉल है ये, ठीक है ना। तो अगर हीट गिवन एट कांस्टेंट वॉल्यूम ले, अगर हम क्या लें, हीट गिवन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो स्पेसिफिक हीट जो आएगी उसे हम कहेंगे स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, ये फॉर्मूला होगा। लेकिन अगर हम गैस की मास ना लेना चाहें और मास की जगह हम नंबर ऑफ मोल्स लेना चाहें, न्यू, ठीक है, तो जो सीवी आएगा उसे हम कैपिटल सीवी से डिनोट करें, कैपिटल है, ठीक है ना। हम कैपिटल सीवी से डिनोट करेंगे, कैपिटल सीवी डेल्टा टी, और फॉर्मूला वही रहेगा क्यूवी। और इसे हम कहेंगे कैपिटल सीवी जो है इसे हम कहेंगे मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, क्या हो जाएगा, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ऐसे ही आप क्या कर सकते हैं, सेकंड केस में कांस्टेंट प्रेशर पे डिफाइन कर सकते हैं, कांस्टेंट प्रेशर पे। तो आप कहेंगे क्यूपी यानी हीट गिवन एट कांस्टेंट प्रेशर, फॉर्मूला क्या होगा, एम सीपी डेल्टा टी का वही रहेगा। बस अब अगर हम यहाँ पे एम की जगह न्यू नंबर ऑफ मोल्स यूज करना चाहे तो यहाँ कैपिटल सीपी वर्ड यूज करेंगे, डेल्टा टी क्यूपी। और ये जो कैपिटल सीपी है ये क्या कहलाएगा, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, तो सीवी और सीपी क्या है, मोलर स्पेसिफिक हीट्स हैं एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, ठीक, अब हम इनमें रिलेशन निकालेंगे सीपी और सीवी में। ठीक है, और Meyer. ये जो रिलेशन है इसी को हम मेयर्स लॉ, ठीक है। तो वो जो मेयर्स लॉ है वो स्मॉल सीपी और स्मॉल सीवी में रिलेशन नहीं, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, कैपिटल सीपी और कैपिटल हाँ, सीवी में नहीं है। कैपिटल सीपी और कैपिटल सीवी का है, कैपिटल सीपी माइनस कैपिटल सीवी क्या होता है, आर होता है। ऐसा नहीं है कि पता लगा चार ऑप्शन दे दिया, एक में कैपिटल सीपी लिख दिया, एक में स्मॉल सीवी लिख दिया, एक में स्मॉल सीपी लिख दिया, कैपिटल सीवी लिख दिया, एक में स्मॉल सीपी स्मॉल सीवी, है ना। तो याद रखना कि कैपिटल सीपी जो मोलर स्पेसिफिक हीट के लिए वर्ड यूज होता है और स्मॉल सीवी जो है वो नॉर्मल। आप ये कह सकते हो कि हाँ, इस अगर जैसे इसमें वर्ड मोलर आ रहा है
पोलर स्पेसिफिक हीट है, तो आप इसे कह सकते हो ये ग्राम स्पेसिफिक हीट है, या किलोग्राम, मतलब ग्राम स्पेसिफिक हीट कह सकते हैं कि मास ग्राम में यूज कर रहे हैं, ठीक है ना, या केवल नॉर्मल स्पेसिफिक हीट भी कह सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको बता रहे हैं। मेयर्स लॉ, मेयर्स लॉ भी पूरा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का ही यूज करके होगा। हम जानते हैं, हमने बता दिया Q इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा यू चेंज इन स्पेसिफिक हीट प्लस W। अच्छा, आगे ये भी पढ़ लेंगे कि डेल्टा यू प्लस W का फॉर्मूला क्या होता है, P डेल्टा V। P है प्रेशर और हाँ, डेल्टा V है चेंज इन चेंज वॉल्यूम। वॉल्यूम। वैसे ये लिखना ठीक नहीं है, क्यों नहीं ठीक है, क्योंकि P हम्म, डेल्टा V आइसोबारिक प्रोसेस जब होगा तब वर्क डन का ये फॉर्मूला आएगा P डेल्टा, है ना। नहीं तो जनरली आइसोबारिक ये फॉर्मूला मतलब P डेल्टा V ना रह के इंटीग्रल ऑफ P डी V होना चाहिए, ठीक है ना। आसानी के लिए P डेल्टा V वर्ड यूज कर, वर्क डन का फॉर्मूला, पीटीवी ही लिख लो। वर्क का फॉर्मूला ऐसे P डी V ही होता है। P हम्म, डेल्टा V तब होता है जब प्रेशर क्या हो, कांस्टेंट हो, आइसोबारिक प्रोसेस में P डेल्टा। क्या क्या ऐसे करते हैं कि इसे हम इंटीग्रल ऑफ P डी V लिख देते हैं, ठीक है। हम्म, और यहाँ पे जाहिर सी बात, आप इंटीग्रल यूज करें तो मान लेते हैं वॉल्यूम V, ठीक है, तो जा रहा हूँ इक्वेशन कह देते हैं। अब अगर हम कांस्टेंट प्रेशर की बात करें तो Q की जगह वर्ड आना चाहिए QP हम्म, इक्वल टू डेल्टा U प्लस, अब देखो, क्योंकि हम प्रेशर कांस्टेंट ले रहे हैं तो क्या हम P को बाहर नहीं निकाल सकते इंटीग्रल के, निकाल सकते, कांस्टेंट रहेगा। इंटू डी वी। अच्छा, QP का फॉर्मूला भी हमने बताया, म्यू कैपिटल CP डेल्टा T होगा हम्म, डेल्टा U प्लस, अब देखो dV का इंटीग्रल V आएगा और फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो V2 माइनस V1 आएगा, जो कि P डेल्टा V बन जाएगा। इसे ये भी कहते हैं, पता ही नहीं, इक्वेशन 1 कहते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, हम्म, कांस्टेंट प्रेशर को पे, अच्छा, कांस्टेंट प्रेशर पे किया क्या, कांस्टेंट प्रेशर पे गैस को चेंज किया, मतलब ऐसा किया जैसे गैस ए स्टेट पे थी और फिर हम बी पे ले गए, और कैसे ले गए, तो पहले हम ए से बी ले गए कांस्टेंट प्रेशर के थ्रू ले गए, कांस्टेंट प्रेशर के थ्रू, ठीक है, पसंद है कि नहीं है, हाँ समझ गए। ठीक। और फिर हम क्या कर रहे हैं, गैस को रिस्टोर कर रहे हैं ए पे और फिर सी पे ले जा रहे हैं, और कैसे ले जा रहे हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम के थ्रू ले जा रहे हैं। कांस्टेंट वॉल्यूम। लेकिन एक काम हम कर रहे हैं और वो ये है कि जैसे ए पॉइंट पे मान लेते हैं प्रेशर था P1, वॉल्यूम था V1, टेम्परेचर था T1, तो इस पॉइंट पे प्रेशर तो हमारा चेंज नहीं हुआ है क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर पे कर रहे हैं, तो प्रेशर तो P1 ही रह रहा है, वॉल्यूम में नो डाउट चेंज हो रहा है V2 कह दो, और टेम्परेचर में जो चेंज हो रहा है वो T2 का है, ठीक। और जब हम कांस्टेंट वॉल्यूम पे चेंज कर रहे हैं तो क्या होगा, प्रेशर में चेंज हो रहा होगा P2 कह दो, लेकिन वॉल्यूम में चेंज नहीं हो रहा होगा, P1 वही रहेगा, और टेम्परेचर में भी चेंज हो रहा होगा, तो वो टेम्परेचर में चेंज मैंने ऐसा लिया है कि वो वही रहे जो बी में हुआ, ठीक। ठीक है। मतलब अगर हम जब इसकी थ्योरी लिखते हैं तो कुछ ऐसे लिखते हैं कि लेट अस सपोज ए गैस इज फर्स्ट एक्सपेंडेड या इज टेकन फ्रॉम स्टेट ए टू बी सच दैट, है ना, एट कांस्टेंट प्रेशर, नाउ द गैस इज रिस्टोर्ड एट पॉइंट ए एंड टेकन टू अनदर पॉइंट सी, ठीक है, such that the change in temperature in both process is same, ठीक। both process में change in temperature क्या लेना है, सेम लेना है। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, समझ लेते हैं, ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मान लेते हैं पहले प्रोसेस में जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी आया वो डेल्टा U1, अब जब हम कांस्टेंट वॉल्यूम पे इस प्रोसेस को करेंगे P इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा, अब मान लेते हैं एनर्जी में चेंज, इंटरनल एनर्जी में चेंज, भाई अब प्रोसेस ही अलग है, जैसे इस प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी में चेंज U1 था, तो इस प्रोसेस में चेंज इंटरनल एनर्जी मान लेते हैं, और इस केस में वर्क डन जीरो होगा, क्यों, क्योंकि चेंज इन वॉल्यूम तो हो नहीं रहा है, भाई P dV में dV ही जीरो हो जाएगा, जीरो आ जाएगा, तो इस केस में जो रिजल्ट आएगा
क्या आएगा क्वेश्चन वन। अच्छा ये क्वेश्चन वन थी, सेकंड कह ठीक है। और सेकंड कह देते हैं। अब हम करते हैं थर्ड। अच्छा यहाँ पे क्यूबी की जगह हम लिख देते हैं म्यू की डेल्टा टी डेल्टा यू टू, तो आ जाएगा। अब हम कहेंगे क्योंकि टेम्परेचर में चेंज सेम है इसीलिए डेल्टा यू वन और डेल्टा यू टू बराबर होंगे। इंटरनल एनर्जी होती है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में क्या स्टेटमेंट था, इंटरनल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर होती है, और क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर है इसलिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी दोनों केस में सेम होगा, क्योंकि चेंज इन टेम्परेचर मैंने दोनों केस में सेम माना है। तो इसलिए इस डेल्टा यू वन की जगह डेल्टा यू टू की वैल्यू रख सकते हैं, और जो कि कितनी है म्यू सी वी डेल्टा, तो इसको हम रखे दे रहे हैं सेकंड में, बन जाएगा म्यू पी डेल्टा टी इज इक्वल टू म्यू पी डेल्टा टी प्लस पी डेल्टा वी। लो ठीक है। अब यहाँ पे देखो म्यू और या ऐसा करो म्यू पी डेल्टा टी ऐसे ही, म्यू पी वी डेल्टा टी ऐसे ही, प्लस अच्छा पी वी इक्वल टू म्यू आर टी होता है, पी वी इक्वल टू क्या होता है म्यू आर टी। तो अगर हम सिर्फ चेंज इन टेम्परेचर ले रहे हो, चेंज इन वॉल्यूम ले रहे हो पी डेल्टा वी, क्योंकि इस केस में सिर्फ वॉल्यूम में चेंज हो रहा है, प्रेशर कांस्टेंट है। पहले केस में सॉरी इस केस में प्रेशर कांस्टेंट है, तो प्रेशर अगर कांस्टेंट है तो चेंज इन वॉल्यूम से डेल्टा वी होगा, और इधर म्यू आर तो कांस्टेंट है और सिर्फ चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी होगा ना, पी डेल्टा वी की जगह म्यू आर डेल्टा टी हो जाएगा। हो जाएगा ये बात समझाई, पी वी इक्वल टू म्यू आर डेल्टा पी इक्वल टू म्यू आर टी की जगह पी डेल्टा वी इक्वल टू म्यू आर डेल्टा टी। नहीं आया कहाँ पे? ये वाली बात समझे, पी वी इक्वल टू म्यू आर टी था, तो हम इसको पी डेल्टा वी इक्वल टू म्यू आर डेल्टा टी लिख सकते हैं। हमने सिर्फ वॉल्यूम में चेंज किया तो यहाँ से वॉल्यूम टेम्परेचर। बिल्कुल 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 ठीक है। ये हमने किसके लिए लिखा है, ए से बी प्रोसेस के लिए लिखा है, ए से बी प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट है, ये हो जाएगा। तो पी डेल्टा वी की जगह ये वैल्यू हम ना यहाँ रखे दे रहे हैं, पी डेल्टा वी की जगह आ जाएगा म्यू आर डेल्टा टी। पूरे में म्यू और डेल्टा टी कॉमन लेके काट दो तो सी पी इक्वल टू क्या आ गया पी प्लस आर, या आप ये कह सकते हो सी पी माइनस सी वी आर, ठीक है ना। और क्योंकि आर गैस कांस्टेंट पॉजिटिव होता है इसलिए सी पी हमेशा सी वी से बड़ा हो। ठीक, तो ये हो गया मेयर्स लॉ। और अब हमारा केटीजी वाला पार्ट हो गया है। केटीजी में अभी मीन मतलब मीन फ्री पाथ वगैरह भी नहीं किया है, तो मीन फ्री पाथ हम कर भी नहीं रहे जानबूझ के, क्योंकि हम उसको दूसरे उसमें पढ़े। जब हम ट्रांसपोर्ट फिनोमेना पढ़ेंगे तो उसमें हम मीन फ्री पाथ और वो सब, ठीक है। तो मेयर्स लॉ हो गया, ऑफ फ्रीडम वाला पार्ट हो गया, ठीक है। और ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड पार्ट अभी नहीं कर रहे हैं, तो ये गैस केटीजी वाला पार्ट हो गया। नेक्स्ट टाइम पे हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे पहले गैसेस के और फिर उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। आ जाइए। ठीक।